हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे गणित के विषय अनुपात व समानुपात के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें अनुपात की आवश्यकता हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ पड़ती है। तो अनुपात की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम किन्हीं दो राशियों की तुलना करते हैं। जैसे कि हम मान सकते हैं कि अगर हमें तुलना करनी हो किन्हीं दो वस्तुओं की कीमत की, या किन्हीं दो व्यक्तियों के कद की, या जैसे कि किन्हीं दो छात्रों के किसी विषय में आए हुए मार्क्स की। तो जब भी हमें इस प्रकार से किसी दो राशियों की तुलना करनी होती है तो हम अनुपात का उपयोग करते हैं। एक बात और, जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो हम उन्हें अनुपात के साथ साथ भिन्न के रूप में भी, यानी कि फ्रैक्शंस के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं दो राशियां ली x और y, तो जब मैं इनका अनुपात के रूप में लिखूंगा तो मैं इन्हें लिखूंगा x कॉलन y के रूप में, और अगर मुझे इसे ही भिन्न के रूप में प्रदर्शित करना पड़े तो मैं इसको लिखूंगा x बटा y के रूप में। अगर मैं इन्हीं राशियों को उल्टा कर दूं और कहूं कि मुझे y से x का अनुपात चाहिए, तो हम लिखेंगे इसे y कॉलन x और भिन्न के रूप में y बटा x। अब क्योंकि ये दो भिन्न राशियां हैं, यानी कि ज़रूर इसके अंदर एक राशि बड़ी होगी और एक राशि छोटी होगी, तब इन अनुपात या भिन्न का क्या मतलब होता है हम ये जानते हैं। मान लीजिए इन x और y के अंदर x y से बड़ा है, तब x बटा y हमें प्रदर्शित करता है कि x y का कितना गुना है, y का कितना गुना है। जबकि अगर हम इसी को विपरीत रूप में लिखें y बटा x के रूप में, तो इसका मतलब होता है कि y x का कितना भाग है। इसे समझने के लिए हम एक वापस से उदाहरण लेंगे। हम मानेंगे कि हमारा x संख्या है 2 और y संख्या है 1। तो जब मैं इसका x से y का अनुपात लिखता हूं तो ये हो जाएगा 2 बटा 1 अर्थात 2, यानी कि x बटा y 2 के बराबर हुआ। इसका मतलब है कि x y का 2 गुना है। अगर मैं इसी ही अनुपात को विपरीत रूप में लिखूंगा, जैसे कि y बटा x, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, और 1 बटा 2 हम जानते हैं होता है आधा। इसका मतलब है y x का आधा भाग है। अनुपात या दो राशियों की तुलना करने के लिए हमें एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दो राशियों की तुलना करते हैं तो उन दोनों की इकाई एक समान होनी चाहिए। उदाहरण के रूप पे, अगर मुझे 3 किलोमीटर का अनुपात 300 मीटर से निकालना हो, तो मैं इसे सीधे सीधे नहीं निकाल सकता। इसके लिए मुझे दोनों राशियों की इकाई एक समान करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदलता हूँ, तो ये हो जाएगा 3000 मीटर और 300 मीटर। अब मैं इनका अनुपात निकाल सकता हूँ या इनकी तुलना कर सकता हूँ, जो कि हो जाएगी 3000 बटा 300। इसको अगर मैं सरल करूँगा तो ये हो जाएगी 10 बटा 1, और अनुपात के रूप में अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये हो जाएगा 10 कॉलन 1। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मुझे 30 मिनट और 2 घंटे की तुलना करनी हो, तो मैं इसे फिर से वापस से एक साथ इस परिस्थिति में तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि एक 30 मिनट हैं और एक 2 घंटे हैं। इसके लिए मैं 2 घंटे को मिनटों में बदलूंगा, जो कि हो जाएगा 120 मिनट के बराबर। अब क्योंकि दोनों राशियां मिनट में हो गई हैं, तो मैं अब इनकी तुलना आपस में कर सकता हूं, या मैं इनका अनुपात निकाल सकता हूं, जो कि हो जाएगा 30 बटा 120। सरल करने पर ये हो जाएगा 1 बटा 4।
तो ये हमारी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम दो राशियों की आपस में तुलना करते हैं, वे दोनों समान इकाई की होनी चाहिए। अगर दोनों राशियां समान इकाई की नहीं है तो हम उनका अनुपात नहीं निकाल सकते, हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। साथ ही साथ हमें एक बात और ध्यान में रखने की चीज़ है कि हम दो समान तरीके की ही राशियों की तुलना कर सकते हैं। हम किसी के कद का किसी के कद के साथ में तुलना कर सकते हैं। हम किसी की कीमत, वस्तु की कीमत का किसी दूसरी वस्तु की कीमत के साथ में तुलना कर सकते हैं। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी वस्तु की कीमत का किसी दूसरी वस्तु के वजन के साथ में तुलना करें, ये संभव नहीं है। इसीलिए जिन दो राशियों की तुलना की जाती है वो समान प्रकार की होनी चाहिए तथा उनकी इकाई भी समान होनी चाहिए। अब हम अपने इस अनुपात के विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं तुल्य अनुपात के बारे में, जिसको कि हम इक्विवेलेंट रेशियो भी कहते हैं। दो अनुपातों को हम तुल्य अनुपात जब कहेंगे जबकि वे दोनों अपने सरलतम रूप में एक जैसे या बराबर हो जाते हैं। हमने अभी ये भी जाना कि हम एक अनुपात को भिन्न के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि 1:2 को हम 1/2 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमें अगर ये जानना है कि हमें दिए गए दो अनुपातों की अगर हमें तुलना करनी पड़े और ये जानना हो कि क्या ये दोनों अनुपात तुल्य अनुपात हैं या नहीं, इसके लिए हमें पहले उन अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखना होगा। उसके बाद में हमें उन दोनों भिन्नों को समान भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के रूप में बदलना होगा। हम जानते हैं कि समान भिन्न वह भिन्न होते हैं जिनके की हर बराबर होते हैं, तो हमें पहले उन भिन्नों को समान हर यानी कि समान डिनोमिनेटर वाले भिन्नों में बदलना होगा। और ऐसा करने के बाद में अगर उनके अंश भी बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वह दोनों अनुपात तुल्य अनुपात हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे दो उदाहरण लेंगे। पहले उदाहरण में 1:2 और 2:3 का हम आपस में तुलना करते हैं और देखते हैं कि क्या ये तुल्य अनुपात होते हैं या नहीं। इसे हम भिन्नों के रूप में लिखते हैं 1/2 और 2/3। अब इन दोनों भिन्नों को समान भिन्न में बदलने के लिए हम 2 और 3 का लसम लेते हैं जो कि आता है 6, और अब हम इन दोनों भिन्नों के हर को 6 में बदलने का कार्य करते हैं। 6 में बदलने के लिए मुझे 1/2 के अंश और हर दोनों को 3 से गुणा करना पड़ेगा और 2/3 के अंश और हर को 2 से गुणा करना पड़ेगा। पहला भिन्न बन जाएगा 3/6 और दूसरा भिन्न बन जाएगा 4/6। अब हम देख सकते हैं कि इन दोनों भिन्नों में हर 6 के बराबर है लेकिन अंश बराबर नहीं है और 4/6 बड़ा भिन्न है। इसका मतलब ये दोनों भिन्न तुल्य भिन्न नहीं हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं 1:2 और 2:4। इनको मैंने भिन्न के रूप में लिखा 1/2 और 2/4। मैं 2 और 4 का लसम लेता हूँ जो कि बराबर होता है 4 के, और अब मैं इन दोनों भिन्नों को समान भिन्न में बदलता हूँ। इसके लिए मैं पहले भिन्न के अंश और हर दोनों को 2 से गुणा करता हूँ और दूसरे भिन्न के अंश और हर को 1 से गुणा करता हूँ। उत्तर में मेरा पहला भिन्न होता है 2/4 और दूसरा भिन्न होता है 2/4, यानी कि मेरे दोनों भिन्न अब 2/4 हैं, अर्थात ये दोनों भिन्न बराबर हैं, अर्थात मेरे दोनों अनुपात 1:2 और 2:4 तुल्य अनुपात या बराबर के अनुपात हैं। एक बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी दो अनुपात अगर तुल्य अनुपात होंगे तो उनके सापेक्ष जो भिन्न बनेंगे वह दोनों भिन्न भी तुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं। तो हमने जाना कि तुल्य अनुपात बराबर अनुपात को कहते हैं और इसे सिद्ध करने के लिए हमें उन तुल्य अनुपातों को भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है और फिर यह सिद्ध करना होता है कि भिन्नों के रूप में वे एक समान हैं। इन्हीं तुल्य अनुपात को हम समानुपात भी कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं। अगर हम समझें कि हम इस समानुपात का उपयोग हम हमारे रोजाना की जिंदगी में कहाँ करते हैं, तो उदाहरण के तौर पर समानुपात का उपयोग करते हैं किसी मानचित्र को बनाने के लिए, किसी नक्शे को बनाने के लिए या किसी मकान के प्रतिरूप को बनाने के लिए। जैसे कि अगर मुझे एक मकान का प्रतिरूप एक कागज पे चित्रित करना हो, तब उस प्रतिरूप की लंबाई और चौड़ाई असल में मकान की असली लंबाई और चौड़ाई के बराबर नहीं होती है, अपितु वह लंबाई और चौड़ाई उस मकान के वास्तव के लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में होती है या समान अनुपात में होती है। इस तरीके से हम एक बहुत बड़े चित्र को एक छोटे से कागज के अंदर भी प्रदर्शित कर पाते हैं। यहाँ हमें समानुपात
के कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जाता है। अगर हमें इसे उदाहरण के रूप में समझना पड़े तो मानते हैं कि हमारे पास में एक मानचित्र है जिसमें हमने हर 1000 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया है। यह जो 1000 किलोमीटर और 2 सेंटीमीटर का जो आपस में संबंध है उसे हम कहते हैं माप या स्केल। अर्थात जब भी हम समानुपात का उपयोग किसी नक्शे या मानचित्र को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं तो हमें एक माप या स्केल को डिफाइन करना पड़ता है, जो कि यहाँ पर हमारे उस उदाहरण में है हर 1000 किलोमीटर को हम कागज के ऊपर 2 सेंटीमीटर में प्रदर्शित करेंगे। अब अगर हमसे कोई ये सवाल पूछे कि 2 सेंटीमीटर तो 1000 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, तो 2.5 या 2.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा? हम इसका उत्तर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि ये x किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, तो हमारे 1000 किलोमीटर और x किलोमीटर का अनुपात 2 और 2.5 सेंटीमीटर के अनुपात के बराबर होगा। इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1000 बटा x बराबर 2 बटा 2.5, अर्थात 1000 और x का अनुपात 2 और 2.5 के अनुपात के बराबर है। अगर हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1250 किलोमीटर। अर्थात हमने समानुपात के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने ये पता किया कि किस प्रकार से 2.5 सेंटीमीटर 1250 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है उस मानचित्र में, जहाँ पे कि उसका माप है 1000 किलोमीटर हर 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से हम समानुपात का उपयोग करके बड़े से बड़े चित्र को, बड़े से बड़े नक्शे को छोटे रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है उस मानचित्र में क्या माप निर्धारित किया है, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। अब हम समानुपात के बारे में एक अत्यंत ही रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। ये रोचक तथ्य है कि समानुपात को हम एक एक विधि के विकल्प के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अर्थात प्रिपोर्शन को हम यूनिटरी मेथड के एक विकल्प के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। किस प्रकार से, इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि 6 बुक्स 90 रुपीज़ की आती हैं, तो 10 बुक्स कितने रुपए की आएंगी। अगर हम इसे एक एक विधि से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम पहले इसकी इकाई की संख्या या एक बुक का मूल्य निकालेंगे, जो कि निकालेंगे हम इस प्रकार से। 6 बुक्स आई हैं 90 रुपए की, तो एक बुक आएगी 90/6 यानी कि 15 रुपए की। एक बुक आएगी 15 रुपए की, और जब हमने एक बुक का मूल्य निकाल लिया है 15 रुपए, तो 10 बुक्स की कीमत हो जाएगी 15 गुणा 10, यानी कि 150 रुपये, यानी कि ₹150। ये तो हुआ हमारा एक एक विधि से निकालने का तरीका, जिसमें हम पहले इकाई राशि या एक वस्तु की कीमत निकालते हैं। अब हम इसी ही उत्तर को समानुपात के रूप में पता करते हैं। तो मैंने माना कि 6 बुक्स 90 रुपीज़ की हैं, तो 10 बुक्स की कीमत मैंने मानी x रुपीज़ है। समानुपात ये कहता है कि 6 और 10 का अनुपात 90 और x के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात 6 किताबों और 10 किताबों का अनुपात 90 रुपये और x रुपये के अनुपात के बराबर होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें x के लिए, और हम उत्तर को निकालें, तो भी हमारा उत्तर आएगा 150 रुपये। यानी कि हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिस प्रकार से एक एक विधि का उपयोग करते हैं, अगर हम चाहें तो हम उसी एक एक विधि के विकल्प के रूप में समानुपात को भी उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से समानुपात और एक एक विधि आपस में एक दूसरे के विकल्प के रूप में उपयोग ला जा सकती हैं।